सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम अभ्यास सागर के पाठ 17 जिसका शीर्षक है सोना, उसमें दिए गए उपविषय व्यंजन संधि के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो हल करके हमें दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों में संधि के बाद हुए परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक देखिए। व्यंजन संधि के कुछ अपने नियम हैं, आइए उनके विषय में जानते हैं। गण जमा ईश, गण में अणा में अ का स्वर है, अ जमा ई जब आपस में जुड़ा तो बना ए गणेश। वार्षिक जमा उत्सव, क में अ का स्वर है, अ जमा उ जब आपस में जुड़ता है तो ओ का स्वर बनता है वार्षिको उत्सव। जब भी हम संधि करते हैं तो हम प्रथम जो शब्द है हमारे पास उसके अंतिम वर्ण के स्वर को और दूसरा जो शब्द है उसके प्रथम जो वर्ण होता है हमारे पास उसके स्वर को या उस अक्षर को देखते हैं और उसको जोड़कर हम संधि करते हैं। जैसे शुभ में अ का स्वर जमा आरंभ का आ, जब अ जमा आ आपस में जुड़ता है तो आ का स्वर बनता है शुभारंभ, संधि हुई। जगत जमा अंबा, अब त शब्द जो हमारे पास है वह हलंत रूप में है, इसलिए नियम जो व्यंजन संधि का है उसके अनुसार हम तवर्ग का, क्योंकि त तवर्ग से संबंधित है प्रथम वर्ण, त थ द जो तृतीय वर्ण है उसको लेंगे, इसलिए संधि हुई जगदम्बा। वाक जमा ईश में भी यही नियम होगा, क्योंकि क हलंत रूप में है और क वर्ग का है, क ख ग, इसलिए हम ग को लेंगे तृतीय वर्ण को और संधि हुई वागीश। उत जमा ज्वल, यहाँ नियम थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि त जो है हमारा वो हलंत रूप में है, परंतु जो दूसरा शब्द है उसका पहला अक्षर या वर्ण जो है वो आधा है, तो यहाँ नियम यह है कि जो हलंत रूप में हमारे पास वर्ण होता है उसको भी हम आधे शब्द के रूप में ही लेते हैं। जो आगे आधा वर्ण है तो आधा वर्ण हमारे पास है ज व्यंजन, इसलिए उज्जवल दो आधे ज हो जाएंगे। इस तरह व्यंजन संधि विभिन्न प्रकार के नियमों से संबंधित है। एक संकेत यहाँ अध्यापन के लिए दिया गया है कि किस तरह पढ़ाया जाए। अध्यापक व्यंजन संधि में वर्णों का संयोग समझाने से पहले हिंदी वर्णमाला स्वर व्यंजन कंठस्थ करवाएं, अर्थात सभी विद्यार्थियों को स्वर और व्यंजनों का ज्ञान होना आवश्यक है जब हम व्यंजन संधि कर रहे हैं। व्यंजनों का वर्गा अनुसार, जैसे मैंने आपको बताया 5 वर्ण होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और टवर्ग। उसका विभाजन हम इस तरह से समझ सकते हैं। कवर्ग क, ख, ग, घ, य, चवर्ग च, छ, ज, झ, ण, तवर्ग त, थ, द, ध, न, पवर्ग प, फ, ब, भ, म। इस तरह से जब टवर्ग चलेगा तो ट, ठ, ड, ढ, ण। इन पांचों वर्गों का हमें ज्ञान होना आवश्यक है संधि करने के लिए। गणेश वार्षिकोत्सव शुभारंभ, जो ऊपर हमें शब्द से संधि के शब्दों में पूर्व पद में अंतिम वर्ण स्वर का उत्तर पद के प्रथम वर्ण स्वर से मेल हुआ, जो मैंने आपको बताया। ये स्वर संधि के उदाहरण हैं। जगदम्बा, वागीश, उज्जवल शब्दों में पूर्व पद के अंतिम वर्ण व्यंजन का उत्तर पद, उत्तर अर्थात बाद वाला जो पद है, प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन से मेल हुआ, ये व्यंजन संधि के उदाहरण है। याद रखने योग्य जो नियम है हमारे वो है, व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार अर्थात परिवर्तन पैदा होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ये व्यंजन संधि की परिभाषा भी है। प्रश्न नंबर 2, नीचे लिखे संधि विच्छेद और संधि युक्त शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए कहा गया है। दिक जमा गज, यहाँ अब नियम जो हमारा व्यंजन संधि का है वो किस तरह का है। दिक का क्या है हमारा व्यंजन है पर हलंत रूप में है इसलिए आधा है। आगे गज, गज भी ग जो वर्ण है पहला वर्ण दूसरे शब्द का वो भी व्यंजन है, तो यहाँ व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो रहा है, इसलिए जो व्यंजन संधि है तो हम क का तीसरा वर्ण लेंगे, क ख ग, और क आधा है इसलिए वो ग भी आधा ही होगा, इसलिए संधि हुई दिग्गज। जगत में त, त हलंत रूप में है, त थ द तीसरा वर्ण हम लेंगे जगदम्बा।
सत जमा वाणी, त तवर्ग में त थ द सदवाणी, इसलिए हलंत लगा। अच जमा अंत, अजंत। च छ ज तीसरा वर्ण है। षट जमा आनंद बना, तो ट ठ ड तीसरा वर्ण है, तीसरे वर्ण को हमने लिया इसलिए बना षड़ा नन। ऊपर लिखे शब्दों में पूर्व पद का अंतिम वर्ण सभी वर्गों का पहला व्यंजन है, जो आपको बताया गया। यदि उत्तर पद के पहले सभी वर्ण वर्ग के तीसरे चौथे व्यंजन स्वर या य र ल व हो, तो पूर्व पद का अंतिम व्यंजन अपने आप ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे हमने ऊपर किया क, तो क ख ग में उसको हमने परिवर्तित किया। इस तरह जो भी शब्द हम लेंगे व्यंजन के रूप में, तो इस तरह से चलेंगे। याद रखिए, यदि पहले शब्द का अंतिम व्यंजन क, हलंत च, ट, त, प, ये इसलिए कहा गया है क्योंकि अ के स्वर के बिना ये अधूरे होते हैं, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा य, र, ल, व आए, तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण जो होगा, पूर्व मतलब पहला पद जिसको हम जोड़ते हैं जमा के निशान से पहले, वो अपने आप ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, जैसे हमने ऊपर किया क ख ग। आइए और उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में संधि कीजिए। वाक प्लस जान, अब क हलंत रूप में है इसलिए हम इसका तीसरा वर्ण लेंगे, जो हमने नियम समझे। क हलंत रूप में हमारे पास दिया गया है, तीसरा वर्ण आएगा क ख ग, इसलिए बना वांग जान। दिक जमा गज, क हलंत रूप में, क का भी हम तृतीय वर्ण लेंगे क ख ग। सत जमा गुण, त का हम तीसरा वर्ण लेंगे तवर्ग में, त थ द, इसलिए बना सदगुण। और त हलंत रूप में इसलिए द भी हलंत है। नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। अब हमें कुछ शब्द दिए गए हैं भगवत गीता। जब हम इनका संधि विच्छेद करेंगे तो हम जहां तृतीय वर्ण है उसको हम प्रथम वर्ण में ले आएंगे। जैसे भगवत, द को हम पीछे ले जाएंगे, त थ द, तो त प्रथम वर्ण है इसलिए हम भगवत प्लस गीता इसका संधि विच्छेद करेंगे। जगदीश, जगत प्लस ईश, यहाँ भी त थ द तीसरा वर्ण है इसलिए त पहले वर्ण में ले आएंगे, जगत प्लस ईश। दिक दर्शन, अब दिक प्लस दर्शन हमने क्यों किया, क्योंकि दिग दर्शन है, तो दिग ग तीसरा वर्ण है क ख ग। जब हमें ग दिया हो तो हमने उसको प्रथम वर्ण में लाना है, और जब प्रथम वर्ण जैसे दिक में दिया है और संधि करनी है तो उसको तृतीय वर्ण में ले जाना है। दिक जमा ज्ञान, दिक जमा ज्ञान, यहाँ भी ग तृतीय वर्ण है इसलिए हम कवर्ग के पहले वर्ण में उसको रखेंगे क, दिक प्लस ज्ञान। प्रश्न नंबर 5, नीचे लिखे संधि युक्त शब्दों और संधि विच्छेद को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहा गया, अर्थात समझने के लिए कहा गया है। वाक प्लस मय, जब हमारे पास एक पहला वर्ण हलंत रूप में हो और दूसरा अंतिम वर्ण हो किसी भी वर्ग का, म है जैसे प फ ब भ म, तो अंतिम वर्ण जहां पर होता है वहां हम उस वर्ग का जो पूर्व पद है, पूर्व मतलब पहला पद है हमारे पास वाक, तो क का जो अंतिम वर्ण है पंचम वर्ण जो है उसको हम लेंगे जब हम संधि करेंगे, तो वाक प्लस मय का बन जाएगा वांग्यमय। क्यों बना, क्योंकि क ख ग घ य चलता है तो उसने हमने य को लाया वांग्यमय। षट जमा मास, अब म भी हमारा अंतिम वर्ण है, पंचम वर्ण है, तो हम टवर्ग में देखेंगे कि टवर्ग में पांचवा वर्ण कौन सा है, ट ठ ड ढ अण। अब ट हलंत रूप में है इसलिए हमने अण को आधा लिखा, षड मास, तो ट ठ ड ढ अण, षड मास क्यों किया इसको, अण आधा है। उत जमा मत, त हलंत रूप में है, म फिर अंतिम वर्ण है इसलिए हम अब तवर्ग का अंतिम वर्ण देखेंगे, उन्मत, त को हमने हलंत रूप में लिखा और दूसरा जो त है हमारा वो पूर्ण आएगा
उन्मत्त, क्योंकि त थ द ध त थ द ध न, न को हलंत रूप में लिखा गया। उत जमा नति, अब त थ द ध न अंतिम वर्ण है तो न हलंत रूप में, इसलिए आधा उन्नति। ऊपर लिखे शब्द का अंतिम वर्ण क, ट तथा त है, दूसरे शब्द का वर्ण म तथा न है। ध्यान दीजिए, पहले शब्द के अंतिम वर्ण संधि करने पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण बन गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी शब्द हमारा पूर्व पद का अंतिम है उसका हम अंतिम जो पांचवा वर्ण है उसको लेंगे। अब कुछ याद रखने योग्य हमें कहा गया है, वो याद रखने योग्य जो तथ्य हैं वो है, यदि पहले शब्द का अंतिम व्यंजन क, च, ट, त, प हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई नासिक्य हो अर्थात अनुस्वार रूप में व्यंजन हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का जो पांचवा वर्ण है वो हो जाता है। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों में संधि करने के लिए कहा गया है चित्त जमा मय, त थ द ध न पांचवा वर्ण लेंगे हम, चिन्मय, त का न हो गया पंचम वर्ण। उत जमा नयन, त थ द ध न, इसलिए उन्नयन। षट जमा मुख, क्षण मुख, क्योंकि ट ठ ड ढ ण उसका पांचवा वर्ण है। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। उन्मेष, अब हम देखेंगे कि न पंचम वर्ण है तो हम उसका प्रथम वर्ण लाएंगे। उत जमा मेष, क्योंकि त थ द ध न अंतिम वर्ण आता है तो अंतिम वर्ण का प्रथम हो जाता है। सन मार्ग, सत जमा मार्ग, त थ द ध न। उन्नयन, उत जमा नयन, ये इसका संधि विच्छेद होगा। प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए शब्दों में संधि के बाद हुए परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक देखिए। ये समझाया गया हमें कि उत जमा लेख जब बना तो जो हमारे पास वर्ण उत्तर पद का है वो उसी में बदल जाता है। जैसे उत प्लस लेख में त हलंत रूप में है और पीछे जो उत्तर पद है उसमें ल दिया गया है तो त भी ल में ही बदल जाएगा, अर्ध रूप में आधा ल बन जाएगा। उल्लेख, सत जमा जन सज्जन, तत् जमा टिका तट्टिका। ऊपर लिखे शब्दों के पूर्व पद के अंतिम वर्ण त तथा उत्तर पद के पहले वर्ण ल, ज, ट है। संधि करने पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण ल, ज और ट हो गया, क्योंकि वही अंतिम वर्ण है हमारा, और जो उत्तर पद है उसका वो प्रथम वर्ण है। यदि त के बाद च, ज, झ, ट, ड, ल आए तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे पूरा ल था पीछे पूर्व पद में तो जो त था वो भी ल में परिवर्तित हो गया। प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए शब्दों में संधि करने के लिए कहा गया है, यही नियम रहेगा। तत् जमा लीन, तो त हलंत रूप में है और उत्तर पद का जो पहला वर्ण है वो ल है, इसलिए बन गया तल्लीन। उत जमा ज्वल, उज्ज्वल, क्योंकि पीछे ज है पूर्व पद में तो उत्तर पद का जो आधा ज है उसमें हम इसको परिवर्तित कर देंगे। पूर्व पद में त हलंत रूप में है इसलिए बन गया आधा ज, उज्ज्वल, और उज्ज्वल में दोनों ज आधे रहेंगे। तत् जमा टिका तट्टिका। उत जमा डयन उड्डयन, उत जमा चारण उच्चारण। इस तरह से जो भी हमारे उदाहरण हैं उनको हम इस तरह से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, नीचे लिखे शब्दों में संधि के पश्चात हुए परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक देखिए। उत जमा श्वास, अब त और श जब आपस में जुड़ता है तो त का च और श का छ हो जाता है, ये व्यंजन संधि के नियम है। उत जमा श्वास उच्छ्वास, उत जमा शिष्ट उच्छिष्ट। यदि त के बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण श है हलंत रूप में तो संधि करने पर त का छ और श का छ बन गया। प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए शब्दों में हमें संधि करनी है। सत जमा शास्त्र सच्छास्त्र, तत् जमा शिव तत्शिव,
नीचे दिए गए शब्दों में संधि के बाद हुए परिवर्तन। पत जमा हति, तो त थ द बन गया पद्धति, तीसरा वर्ण लिया हमने। उत जमा हत, उद्धत। यदि त के बाद ह हो तो त के स्थान पर द तथा ह के स्थान पर ध हो जाता है। प्रश्न नंबर 13, नीचे दिए गए शब्दों में संधि करने के लिए कहा गया है हमें। उत जमा हार, त थ द, तृतीय वर्ण हमने लिया उद्धार। तत् जमा हित, तद्धित। प्रश्न नंबर 14, दोहराई का कार्य है हमें, क्योंकि विराम चिन्ह हमने पहले भी किए हैं। क्या आप ही श्री राम कुमार हैं? तो जब प्रश्न पूछा गया तो अंत में लगा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। ख भाग, भाई भरत तुम अयोध्या लौट आओ। भाई भरत, यहाँ पर हम रुके इसलिए अल्प विराम, तुम अयोध्या लौट आओ, वाक्य पूर्ण हुआ इसलिए पूर्ण विराम। ग भाग, राजा उदास होकर बोला, अल्पविराम, अब क्या होगा, दोहरा उदाहरण चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह और दोहरा उदाहरण चिन्ह रोज करेंगे, हम बंद करेंगे यहाँ। आहा कैसे काले काले मेघ चारों ओर से घिरकर आकाश पर छा गए हैं। तो आहा में हम विस्मयादिबोधक लगाएंगे, क्योंकि वो प्रशंसा सूचक है, मजा आ रहा है किसी बात का। काले काले में योजक चिन्ह लगा सकते हैं। मेघ चारों ओर से घिरकर आकाश पर छा गए हैं में पूर्ण विराम, क्योंकि वाक्य पूर्ण हुआ। गीता का वचन है, अल्पविराम, दोहरा उदाहरण चिन्ह शुरू। कर्म करो किंतु फल की इच्छा ना रखो, पूर्ण विराम और दोहरे उदाहरण चिन्ह को हम बंद करेंगे। अब प्रश्न नंबर 15, हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और कोष्टक में उनको किस में बदलना है वो संकेत चिन्ह दिया गया है। तो क भाग में, उस आदमी ने कल चोरी की थी, यह सरल वाक्य है, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। ये वही आदमी है, अल्पविराम, जिसने कल चोरी की थी। ख भाग, यह वही गांव है जहां के लोग कसरत के शौकीन हैं, इसको सरल वाक्य में बदलना है। इस वाक्य के लोग में जहां कहा गया है ये वही गांव है, तो इस गांव के लोग कसरत के शौकीन है, सरल वाक्य में बदला गया। ग भाग, मैं नित्य व्यायाम करके स्नान करता हूँ, सरल वाक्य है, इसको संयुक्त में बदलना है। मैं नित्य व्यायाम और लगा दिया तो संयुक्त बना, स्नान करता हूँ। अब आगे, उसने मेरी किताब ली है, मिश्र वाक्य में बदलना है। ये वही है जिसने मेरी किताब ली है, अल्पविराम हम बीच में लगाते हैं, क्योंकि एक मुख्य वाक्य है और दूसरा उस पर आश्रित है। उसने खाना खाया और सो गया, इसको सरल वाक्य में बदलना है। वह खाना खाकर सो गया। तो इस तरह विभिन्न वाक्यों को हमने जो निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार बदला। अब वाक्यों को रचना के आधार पर यहाँ हमें भेद उसके बताने हैं कि रचना के आधार पर वाक्यों के भेद कौन कौन से हैं। सबसे पहले क भाग में, खेल बड़े सुंदर होते हैं, सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें जो हमारा वाक्य है वो पूर्ण हो रहा है क्रिया के अनुसार भी और समापिका क्रिया भी एक ही है। उसने कपड़े डाले और बाजार चला गया, और हमें संकेत दे रहा है कि योजक जो शब्द लगा है हमारा अव्यय शब्द, और वो संयुक्त वाक्य को दर्शाता है। और हमने इस वर्ष दशहरे का उत्सव उत्साह से मनाया, तो जो वाक्य है वो पूर्ण हुआ है, इसलिए दशहरे का उत्सव उत्साह से मनाया, ये सरल वाक्य है। बच्चे वैसा करते हैं, कॉमा, जैसा उन्हें सिखाया जाता है। जैसा और वैसा शब्द हमें बता रहे हैं कि मिश्रित वाक्य है। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटा, अल्पविराम, वह सो गया, तो ये भी मिश्रित वाक्य का उदाहरण है, जैसे वह। तो इस तरह के वाक्य जो है उनको हम छांट कर लिख सकते हैं पहचान के द्वारा। अब नीचे हमें पर्यायवाची शब्दों की एक वर्ग पहेली दी गई है और उसमें से हमें शब्द छांट कर लिखने के लिए कहा गया है। अगर वर्ग पहेली में आप देखें, अंतिम जो हमें लाइन दी गई है उसमें महादेव का दूसरा नाम क्या है पर्यायवाची? शिव। तो हमने सामने शिव लिखा है। मरकट के लिए वानर शब्द है।
जो हमें दिया गया है कि मरकट को और क्या बोला जाता है, वानर। रोष के लिए क्रोध शब्द है। नदी के लिए सरिता शब्द है जो जुड़ रहा है। अश्व के लिए तुरंग है, अगर हम शुरू की पंक्तियां देखते हैं तो रंग। आलोक के लिए प्रकाश शब्द है। दिन के लिए दिवस शब्द है और मनुष्य के लिए मानव शब्द है। आगे हमें एक अनुच्छेद दिया गया है, यदि मैं पक्षी होता या होती। इस पर 100 या 150 शब्दों में हमने एक अनुच्छेद लिखना है, तो आप अपने कल्पना के माध्यम से इसको लिख सकते हैं। मैंने इसका विवरण इस प्रकार से दिया है, यदि मैं पक्षी होता या होती, तो जो लड़कियां हैं ती में लगा सकती हैं जहां भी होता शब्द है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में कोई ना कोई सपना होता है। आकाश में पंख फैलाकर स्वतंत्र उड़ते हुए पक्षियों को देखकर मेरी इच्छा होती है कि काश में पक्षी होता तो अपने पंख फैलाकर खुले आकाश में उड़ने का आनंद लेता या लेती। अपने परिवार के साथ मैं उस घोंसले में निवास करना चाहता हूँ। मैं मधुर स्वर में गीत गाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं पक्षियों की तरह पंखों को फैलाकर सीमाहीन क्षितिज को पाना चाहती हूँ। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उस स्थान को क्षितिज कहा जाता है। मैं कल कल बहती नदियों का मीठा जल पीना चाहता हूँ। स्वतंत्र होकर मैं वृक्षों से मीठे मीठे फल खाऊं। अपनी मधुर आवाज से संसार के सभी लोगों को प्रसन्न करूं और अनेक दुखों को दूर करूं। तिनका तिनका जोड़कर मैं पेड़ पर घोंसला बनाऊं। पक्षियों का जीवन संघर्षपूर्ण होता है। मुझे संघर्ष भरा जीवन जीना पसंद है। मैं पक्षियों की तरह ऊंचा उड़कर अपने सपनों को साकार करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। जब मैं पक्षियों को उड़ते हुए देखता हूँ, दोनों तरह से वाक्य बन सकता है, जब मैं या मैं जब पक्षियों को उड़ते हुए देखता हूँ तो मेरे मन को पंख लग जाते हैं। मैं अपने मन के उन पंखों को उड़ान देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आकाश में उड़ते पक्षियों को देखकर मेरा मन मोहित हो जाता है, अर्थात मग्न हो जाता है। पक्षियों की तरह मैं तेज गति से उड़ता और जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता। पक्षी होना मेरे लिए गर्व की बात होती। मैं पक्षी होता या होती तो छोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर फसलों की सुरक्षा करता या करती। मुझे पिंजरे में रहना पसंद नहीं है, इसलिए मैं कभी किसी के हाथ में नहीं आता या नहीं आती। स्वतंत्र होकर अपना जीवन व्यतीत करके उसका आनंद उठाता या उठाती। इस तरह मैंने एक पक्षी के रूप में एक मनुष्य की क्या भावनाएं हो सकती हैं, अपने शब्दों के माध्यम से उन भावनाओं को व्यक्त करने का एक प्रयास किया है। आशा है कि ये जो अनुच्छेद है ये आपके लिए मददगार सिद्ध होगा और जो भी अभ्यास कार्य हमने किया इस पाठ का वो आपकी शिक्षा में, आपकी पढ़ाई में आपकी मदद करेगा। पुनः मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन अवश्य दबाएं, जिसका आग्रह मैं बार बार करती हूँ, ताकि आप लोगों को जितने भी नए वीडियो हैं उनकी अपडेट्स मिलती रहें और आप निरंतर उनका लाभ उठाते रहें। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार।